हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इस्माइल खान नेक्स्ट वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हम जो परागकोश होता है उसकी संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जो परागकोश होता है उसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ये इस तरह से परागकोश की संरचना होती है, ठीक है। ये वाला भाग है परागकोश, ठीक। ये वाला भाग है संयोजी, और ये वाला भाग बताया गया था आपको पुतंतु, ठीक है। तो जो नर जननांग होता है पुष्प का पुमंग, वो किन से मिलकर बना होता है? पुंकेसरों से, पुंकेसरों से, ठीक है। पुंकेसर मिलकर क्या बनाते हैं? पुमंग। और जो पुष्प का क्या होता है? नर जननांग। क्या होता है? पुष्प का नर जननांग, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे परागकोश की संरचना के बारे में। तो इसमें से जो ये पुष्प का नर जननांग है पुमंग, इसमें से जो परागकोश की संरचना है वो ये है, ठीक है। तो जो परागकोश होता है मुख्य रूप से द्विपालीवत होता है। कितने पालीवत होता है? द्विपालीवत। जो प्रत्येक पाली होती है उसके अंदर 2 कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ, ठीक है। एक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, ठीक है। अब द्विपालीवत होगा तो उसमें कितने कोष्ठ होंगे? 4 कोष्ठ होंगे। कितने कोष्ठ होंगे? 4 कोष्ठ होंगे, ठीक है। तो जिन पादपों में परागकोश एक पालीवत होगा उनके अंदर तो जो कोष्ठ होंगे कितने होंगे? 2 कोष्ठ होंगे। और जिन पादपों में परागकोश द्विपालीवत होगा उसके अंदर जो कोष्ठ होंगे कितने होंगे? 4 कोष्ठ होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो परागकोश की संरचना होती है इसका अपन काट देखें। इसकी जो आंतरिक संरचना है, अनुप्रस्थ काट है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो उसके अंदर जो परागकोश होता है उसमें जो मुख्य भाग होते हैं 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक भाग तो होता है प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, और दूसरा भाग होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, ठीक है। तो जो परागकोश होता है इसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है परिवर्धन की अवस्था, परिवर्धन अवस्था, ठीक है। इसकी जो विकासशील अवस्था होती है, जब इसका विकास होता है तो उस स्थिति में इसके अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं अविभेदित, अविभेदित कोशिकाएं, ठीक है। कैसी कोशिकाएं होती हैं? अविभेदित कोशिकाएं। समान प्रकार की कोशिकाएं होती है, उनको विभेदित नहीं किया जा सकता, उनको अलग अलग प्रकारों में नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। इन कोशिकाओं को बोलते हैं प्रपशु कोशिकाएं, प्रपशु कोशिकाएं, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन करे प्रपशु कोशिकाएं क्या होती हैं, तो जो परागकोश होता है उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जब उसका परिवर्धन हो रहा होता है तो उसके अंदर कुछ अविभेदित कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। उन कोशिकाओं को ही क्या बोलते हैं? प्रपशु कोशिकाएं, ठीक है। जो प्रपशु कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर आगे चल के विभाजन होता है, परिणत विभाजन, ठीक है। प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका, ठीक है। इसके अंदर विभाजन होगा परिणत विभाजन, परिणत विभाजन, ठीक है। इस विभाजन के बाद इन कोशिकाओं में से 2 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं? 2 कोशिकाएं।
एक तो बनती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक है। दूसरी कोशिका कौन सी बनेगी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। जो प्रपशु कोशिका होगी उसके अंदर विभाजन होगा परिणत विभाजन, और इस परिणत विभाजन के फलस्वरूप इससे दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका आगे चल के जो पराग कोश की भित्ति होती है उसका विकास करती है। तो इसके द्वारा तो किसका निर्माण होगा? पराग भित्ति का निर्माण होगा, ठीक है। इसके द्वारा बीजाणुजन कोशिकाओं का, बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। जो पराग भित्ति है, पराग भित्ति का विकास तो कौन सी कोशिका से? प्राथमिक भित्तीय कोशिका से, ठीक है। बीजाणुजन कोशिका है, इसका विकास कौन सी कोशिका से? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से, ठीक है। आगे बात करते हैं जो परागकोश होता है उसकी संरचना में 4 कोष्ठ हैं, तो उन 4 कोष्ठों को बोलते हैं बीजाणुधानियाँ, ठीक है। एक पालीवत परागकोश है तो उसके अंदर बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होगी? 2, ठीक है। और यदि परागकोश द्विपालीवत है तो उसके अंदर बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जो प्रपशु कोशिका उसके अंदर परिणत विभाजन हुआ, परिणत विभाजन के फलस्वरूप 2 प्रकार की कोशिकाएं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। उनके फलस्वरूप कौन सी कोशिकाएं बनी आगे चल के? 2 प्रकार की कोशिकाएं, एक तो पराग भित्ति, पराग भित्ति, ठीक है। दूसरी बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। अब बात करते हैं पराग भित्ति की, ठीक है। पराग भित्ति क्या होती है, कितने भागों में बटी हुई होती है, ठीक है। उन भागों के क्या क्या कार्य होते हैं, तो आपको लास्ट वीडियो में चित्र भी बनाया था, उसके द्वारा समझाया गया था, ठीक है। तो दोबारा से एक बार चित्र बना लेते हैं। जो पराग भित्ति होती है इसके अंदर 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर? 4। चित्र के माध्यम से देखिए, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में एक स्तर और होगा इस तरह से, ये सबसे जो बाह्य स्तर होता है वो होता है अधिचर्म, अधिचर्म, ठीक है। इस अधिचर्म को बोलते हैं एपिडर्म, एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इसके अंदर स्तर होगा वो होता है अधस त्वचा, अधस त्वचा, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। इसके बाद 3 कोशिकाओं का स्तर होगा, 1 से 3 स्तरीय कोशिकाओं का भाग होगा, उसको बोलते हैं मध्य स्तर। इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो
ये एक स्तर और बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो स्तर है ये होगा मध्य स्तर। मध्य स्तर इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो भाग होगा वो होता है टेपिटम। ऐसे ये ठीक है, ये वाला भाग कौन सा हो गया? टेपिटम। ठीक है, जिसको बोलते हैं पोषूतक। पोषूतक, पोषूतक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें जो लास्ट में एक और भाग होता है, सबसे आंतरिक भाग, इसको बोलते हैं बीजाणु ऊतक। बीजाणुजन ऊतक। ठीक है, तो जो परागकोश की संरचना होती है उसके अंदर मुख्य रूप से जो पराग भित्ति है उसमें 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। नंबर 1 अधिचर्म। अधिचर्म को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। नंबर 2 अधस्त्वचा। अधस्त्वचा क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। दूसरा भाग अधस्त्वचा। अधस्त्वचा को क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। तीसरा भाग मध्य स्तर। मध्य स्तर को क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। चौथा भाग कौन सा? टेपिटम। टेपिटम को क्या बोलते हैं? पोषूतक। ठीक है, देखते हैं आगे। जो पराग भित्ति होती है इसको और बोल सकते हैं परागकोश भित्ति। ठीक है, इसके जो भाग होते हैं मुख्य रूप से कितने भाग? 4 भाग। नंबर 1 अधिचर्म। ठीक है, अधिचर्म को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरा भाग अधस्त्वचा। अधस्त्वचा। अधस्त्वचा क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। ठीक है, तीसरा भाग है मध्य स्तर। मध्य स्तर को क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। ठीक है, चौथा भाग है टेपिटम और इसको बोलते हैं पोषूतक। क्या बोलते हैं? पोषूतक। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा? अधिचर्म। अधिचर्म। ठीक है, देखिए क्या क्या विशेषताएं होंगी इसकी। जो अधिचर्म है परागकोश की जो भित्ति होती है उसका सबसे बाह्य स्तर होता है। नंबर 1 यह सबसे बाह्य स्तर होता है। ठीक है, नंबर 2 आपको दिख रहा है जो सबसे बाह्य परत है वो कौन सी है? अधिचर्म है। ठीक है, इसको बाह्य त्वचा बोलते हैं। उसके बाद दूसरी बात करें, जो अधिचर्म स्तर होता है वो एकल कोशिकाओं का स्तर होता है। यह एकल कोशिकाओं का स्तर होता है। ठीक है, नंबर 3 जो अधिचर्म होती है यह सुरक्षा का कार्य करती है। किसका? परागकणों का। यह स्तर परागकणों
की सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक है, तो जो अधिचर्म है उसकी मुख्य रूप से कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई। नंबर 1 तो फर्स्ट कौन सा? यह सबसे बाह्य परत होती है। ठीक है, दूसरा यह एकल कोशिकाओं का स्तर होता है। नंबर 3 यह जो परागकोश के अंदर परागकण होते हैं उनकी सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। दूसरा भाग कौन सा है इसके अंदर? अधस त्वचा। अधस त्वचा। नंबर 2 अधस त्वचा। अधस त्वचा क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। ठीक है, देखिए क्या क्या विशेषताएं होंगी। नंबर 1 यह अधिचर्म के नीचे स्थित स्तर होता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 यह 1 से 3 स्तरीय कोशिकाओं का भाग होता है। ठीक है, कितने स्तर हो सकते हैं कोशिकाओं के? 3। 1 से 3 स्तर हो सकते हैं। नंबर 3 इसमें अल्फा सेलुलोस की पट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कैसे पाई जाती हैं? देखिए, फर्स्ट स्तर अधिचर्म, उसके बाद का दूसरा स्तर बना रहा हूँ मैं ये। ठीक है, तो ये जो स्तर बनाया मैंने अधस त्वचा का बनाया, इसके अंदर इस तरह से अल्फा सेलुलोस का जमाव होता है ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अल्फा सेलुलोस। ऐसे इनमें अल्फा सेलुलोस। ठीक है, ये इस तरह से। तो किसकी पट्टियाँ पाई जाएंगी? अल्फा सेलुलोस की पट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये पट्टियाँ आर्द्रता ग्राही होती हैं। कैसी होती हैं? आर्द्रता ग्राही। अच्छा, 1 मिनट। जो अधस त्वचा है यह 1 स्तरीय भाग ही होता है। ठीक है, 3 स्तरीय नहीं होता है, सॉरी, यह 1 स्तरीय भाग होता है। ठीक है, जो तीसरा भाग है मध्य स्तर, वो होता है 1 से 3 परतों का। ठीक है, तो अधिचर्म के नीचे स्थित हो गया, यह 1 स्तरीय कोशिकाओं का भाग होता है। तीसरा यह अल्फा सेलुलोस की, इसमें अल्फा सेलुलोस की पट्टियाँ पाई जाती हैं। ये पट्टियाँ कैसी होती हैं? आर्द्रता ग्राही, वायुमंडल से आर्द्रता को ग्रहण करने का कार्य करती है। अब इनका कार्य क्या होता है? ये जो पट्टियाँ होती हैं ये परागकोश के प्रस्फुटन में सहायक होती हैं। इसका मतलब क्या है? जब परागकोश परिपक्व अवस्था में हो जाता है या बीजाणुधानी है वो परिपक्व अवस्था में आ जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है? जो
अल्फा सेलुलोज की पट्टियां हैं कैसी हैं, आर्द्रता गिराई है, ठीक है। तो उसके अंदर आर्द्रता का क्या होता है, अभाव हो जाता है, नमी का अभाव, ठीक है। किसके अंदर, जो अल्फा सेलुलोज की पट्टियां हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो पट्टियां हैं, ये कोशिकाएं हैं, ये अंदर की ओर खिंचाव उत्पन्न करती हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर है ये, तो ये अंदर की ओर खिंचाव उत्पन्न करेंगी ऐसे ऐसे, ठीक है। अंदर की ओर बल लगेगा इनमें ऐसे, ठीक है। अब अंदर की ओर बल लगेगा तो ये जो बाहरी भाग है ये अधिचर्म है, ठीक है, इस पे प्रभाव पड़ेगा, इसमें खिंचाव बल उत्पन्न होगा, ठीक है। खिंचाव होगा तो ये क्या हो जाएगी, अधिचर्म फट जाएगी, क्या हो जाएगी, फट जाएगी ये जगह जगह से, ठीक है। तो उसी स्थिति को ही बोलते हैं प्रस्फुटन, क्या बोलते हैं, प्रस्फुटन। अब ये अधिचर्म फट जाएगी तो इसके अंदर जो परागकण हैं वो बाहर निकल आएंगे, जो नर युग्मक परागकण हैं वो क्या हो जाएंगे, इसमें से बाहर निकल आएंगे और उनका क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा भाग था मध्य स्तर, तीसरा भाग कौन सा, मध्य स्तर, ठीक है। देखिए क्या क्या विशेषताएं होंगी, स्थित तो कहाँ पे होगा, यह अधस्त्वचा के नीचे स्थित होता है, ठीक है। नंबर 2, यह 1 से 3 स्तरीय कोशिकाओं का भाग होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यह भी सुरक्षा का कार्य करता है, ठीक है। 3 बातें हो गई मध्य स्तर के बारे में, मिडिल लेयर के बारे में। नंबर 1 कहाँ स्थित होता है, अधस्त्वचा के नीचे, हाइपोडर्मिस के नीचे। दूसरा कितने स्तरीय होता है, 1 से 3 स्तरीय होता है। कार्य क्या होता है, सुरक्षा का कार्य होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट भाग देखिए, नंबर 4 टेपिटम। नंबर 4 टेपिटम, टेपिटम, ठीक है। इसको बोलते हैं पोषूतक, पोषूतक, ठीक है। जो टेपिटम होता है उसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है परागकणों को पोषण प्रदान करने का, ठीक है। टेपिटम का कार्य क्या होता है, परागकणों को पोषण प्रदान करने का, ठीक है। इसके बाद जो टेपिटम होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो अमीबीय टेपिटम होता है और एक ग्रंथिल टेपिटम होता है। दोनों ही क्या करते हैं, पोषण का कार्य करते हैं, ठीक है। आज बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत समय आपका ख़राब हो चुका है। ये जो पढ़ाया है आपको इसकी PDF साथ के साथ डाल दी जाएगी, ठीक है। पहले तो इस वीडियो को देखना है अच्छे से आपको, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपको PDF भेजी जाएगी ग्रुप में उसको पढ़ना है, जैसे कोई शब्द समझ नहीं आए, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप वैसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना है आप लोगों को अच्छे से। धन्यवाद।